अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आए। जीवन उसका सफल है जो दूसरों की भलाई करे। संसार में परोपकार ही सर्वोच्च गुण है। हम भी छोटे छोटे काम करके परोपकार कर सकते हैं। भूखे को रोटी खिलाकर, भूले भटके को राह बतलाकर, अशिक्षितों को शिक्षा देकर, प्यासे को पानी पिलाकर, गरीबों जरूरतमंदों की मदद करके परोपकार किया जा सकता है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे कोशिश हैं जिनसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमें इससे आत्मसंतुष्टि मिलती है, यानी आत्मा को शांति मिलना कि मैंने दूसरे के हित के लिए कुछ काम किया, मैं उसके काम आ सका। परोपकार निस्वार्थ भाव से किया जाता है, लेकिन इसके बदले जो परोपकारी है उसे वो संपत्ति मिलती है जो तमाम रुपए देकर भी नहीं खरीदी जा सकती, और वो है मन का सुख। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। संसद पर आतंकी हमले की 20वीं बरसी पर याद किए गए जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मी। दोनों सदनों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। 8 सुरक्षाकर्मी सहित कुल 9 लोगों ने लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकी हमले में जान गंवाई थी। ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पारित हो गया है। वित्त मंत्री ने कहा, मसौदा तैयार करने में हुई मामूली चूक के कारण लाना पड़ा विधेयक। विधेयक में नशे का कारोबार करने वालों के लिए दंड के कड़े प्रावधान है। विपक्ष ने विधेयक के पूर्वव्यापी असर को हटाने की मांग की थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा हुई और बिना किसी संशोधन के वित्त विधेयक लोकसभा को लौटाया गया। नए विधेयक से हाईकोर्ट जज वेतन और सेवा शर्तें अधिनियम 1954 और सुप्रीम कोर्ट जज वेतन और सेवा शर्तें अधिनियम 1958 संशोधित होंगे। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन का मामला शीतकालीन सत्र के 11वें दिन भी गरमाया रहा। सत्र के पहले ही दिन हुआ था सांसदों का निलंबन। अवरोध के कारण सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल प्रभावित हुआ। नेता प्रतिपक्ष खड़गे बोले, सरकार विपक्ष को न समझाए क्या करना है और क्या नहीं करना है। और संसद से जुड़ी खबरों के बाद बात देश की। वाराणसी में 339 करोड़ रुपए की लागत से बने काशी विश्वनाथ धाम का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री भैरव मंदिर गए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में अपना सहयोग देने वाले मजदूरों के साथ प्रधानमंत्री ने भोजन भी किया। अनुसूचित जातियों जनजातियों पर अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन NHAA लॉन्च हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका शुभारंभ किया। हर शिकायत की FIR के रूप में पंजीकरण अब सुनिश्चित होगा NHAA के जरिए, और यह हेल्पलाइन 24 घंटे टोल फ्री नंबर 14566 यानी 14566 पर उपलब्ध रहेगी। हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये उपलब्ध होगी। 11 दिसंबर 2021 को हुई CBSE की 10वीं बोर्ड की अंग्रेजी विषय की परीक्षा के पेपर में हुई गलतियों के मामले में CBSE ने सफाई पेश की है। साथ ही प्रश्न के लिए सभी स्टूडेंट्स को पूरे नंबर देने का ऐलान भी कर दिया है। लोकसभा में लोकहित के अविलंबनीय मुद्दों के तहत कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था और पेपर में कथित तौर पर स्त्री विरोधी सवाल पूछे जाने का आरोप भी लगाया था। श्रीनगर के पंथा चौक पर जवानों की बस पर आतंकियों ने हमला किया। इस आतंकी हमले में 12 जवान जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बस में जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की 9वीं बटालियन के जवान सवार थे। ये बस जीवन में पंथा चौक
खोनमोर रोड से गुजर रही थी, तभी आतंकवादियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। भारत की हरनाज संधू 2021 की मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। 21 वर्षीय हरनाज ने इजराइल के एलियट में आयोजित प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का ताज जीता। हरनाज ने ताज हासिल करने के लिए पराग्वे और दक्षिण अफ्रीका की प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया। मौजूदा मिस यूनिवर्स मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने अपनी उत्तराधिकारी को ताज पहनाया। भारत इससे पहले 2 बार ये प्रतिष्ठित ताज जीत चुका है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं राज्यों से आ रही बड़ी खबरों पर। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सूरत में 34वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। इसमें 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से 300 स्टॉल लगाए गए। इसमें 600 से ज्यादा कारीगर और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरबंस कपूर का निधन हो गया है। वो कैंट क्षेत्र से लगातार 8 बार बीजेपी विधायक चुने गए थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव सैफई पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने सरकार पर इटावा के विकास में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। कर्नाटक में 10 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। शीतकालीन सत्र में सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने की भी तैयारी में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गंजम जिले में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। इस योजना से जिले के करीब 26.76 लाख लोग लाभान्वित होंगे। डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर तट पर लंबी रेंज के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है। इस प्रणाली को पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जो पारंपरिक टॉर्पीडो की रेंज से कहीं ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में अटल टनल से गुजरने वालों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के बाद यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। रोहतांग और सिस्सू जाने वाले पर्यटक वाहनों के लिए सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। तमिलनाडु के प्रसिद्ध मदुरई मीनाक्षी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। राज्य के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग ने अपनी घोषणा में कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र के साथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है। महाराष्ट्र के नासिक में 1ली से 7वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। स्कूल खुलने से पहले सभी टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। और आइए अब देखते हैं बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से मौत का पहला मामला दर्ज किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी पुष्टि की। यहां अब तक ओमिक्रॉन के 3000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इसके बाद कोविड को लेकर अलर्ट स्तर को 3 से बढ़ाकर अब 4 कर दिया गया है। साथ ही वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का काम भी तेज कर दिया गया है। अमेरिका में तूफान की वजह से कम 100 लोगों की जान चली गई है। कैंट की राज्य में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहां कई इमारतें ढह गई हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। तूफान ने अमेरिका के 6 राज्यों में भारी तबाही मचाई है। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे इतिहास के सबसे बड़े तूफानों में से एक बताया है। और अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ का भव्य और दिव्य स्वरूप कल लोगों के सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुनरुद्धार किए गए काशी विश्वधाम धाम का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देने वाला है, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला है। बीते 7 वर्षों से काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने 3 संकल्प स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास करने का भी आह्वान किया और कहा कि आज का भारत विकास के नए अध्याय लिख रहा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का निर्माण कार्य 3 अरब 39 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। ये परियोजना 5 लाख वर्ग फुट के व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है। इससे पहले ये परिसर मात्र 3000 वर्ग फुट में शामिल था। प्रधानमंत्री ने मार्च 2019 में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना से काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा घाट से जोड़ा गया है। परियोजना के पहले चरण में 23 भवनों का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना के तहत यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, संग्रहालय, दर्शक दीर्घा, फूड कोर्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यहां पर रैंप, एक्सीलेटर और दूसरी सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है ताकि दिव्यांगजन और बुजुर्ग भी आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकें। अगर बात करें, तुम कभी गई हो काशी इससे पहले? नहीं, लेकिन अब जरूर मुझे भी विश्वनाथ धाम के मुझे 2 बार अवसर मिला जी। और इतनी संकरी गलियां थी, इतने पुराने घर थे कि आपको पता ही नहीं लगता था कि वो इतना विश्व प्रसिद्ध मंदिर है कहाँ। अब इतना स्पेस हो गया है, जैसा कि हमने बताया भी कि पहले सिर्फ 3000 वर्ग किलोमीटर में वर्ग फुट में था और अब जो है कितना जो है उसका विस्तार कर दिया गया है और एक कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र भी आने वाले समय में मुझे लगता है प्रीति बनने वाला है। बिल्कुल, और तमाम जो सुविधाएं हैं, जिन एक एक बारीकी का जो ख्याल रखा गया है, वो भी अपने आप में काबिल तारीफ है। और एक बात और महत्वपूर्ण है, हमें बताया जाता है कि जब ताजमहल बनाया गया और वो पूरा हो गया तो जितने मजदूर थे उनके हाथ काट दिए गए थे कि दूसरा ताजमहल न बन सके। लेकिन यहाँ पर जिन मजदूरों ने अपना श्रम दिया है, अपना खून पसीना बहाया है इस कॉरिडोर को बनाने के लिए, उनके साथ प्रधानमंत्री ने कल भोजन किया। बिल्कुल। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी गतिविधियों पर। लोकसभा में आज वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा और मतदान होगा। अनुपूरक अनुदान मांगों की मंजूरी के बाद पेश किया जाएगा विनियोग विधेयक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। अध्यादेश की जगह लेने वाले 2 विधेयक राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 पर विचार होगा। ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल विस्तार से संबंधित इसमें प्रावधान है। साथ ही दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और विवरण। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट भी पेश होंगी। प्रधानमंत्री स्वरवेद महामंदिर में सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के वर्षगांठ समारोह में भी हिस्सा लेंगे।
इसके अलावा प्रधानमंत्री बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे और इस सम्मेलन में असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री की टीम इंडिया भावना की परिकल्पना के अनुरूप सुशासन के बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में विचार साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का आज विमोचन करेंगे। इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टेन एडिटोरियम में शाम 5 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं ऊर्जा लाभ के कार्यालय पर संयुक्त समिति और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति की बैठक आज संसदीय सौध में आयोजित होगी। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति और पुस्तकालय समिति की बैठक भी आज होनी है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं सूरत में आयोजित हुनर हाट की झलकियों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास भी। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 10 बजे संसद टीवी पर। स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी हैं। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 14 दिसंबर के नाम क्या बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। 14 दिसंबर वर्ष 1918 में BKC अयंगर का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम बेल्लूर कृष्णमचारी सुंदरराज अयंगर था। उन्होंने पूरी दुनिया को योग के जरिए सेहत का पाठ पढ़ाया। उनकी योग पद्धति अयंगर योग के नाम से प्रचलित हुई। आधुनिक योग के जनक कहे जाने वाले तिरुमलाई कृष्णमाचार्य उनके गुरु रहे। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2004 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में उनका नाम शामिल किया।
भारत सरकार द्वारा उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2002 में पद्म भूषण और वर्ष 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 14 दिसंबर वर्ष 1991 में पहली बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। आज ही के दिन इसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के अभियान को प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार द्वारा लोगों के बीच में ऊर्जा संरक्षण प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक वैधानिक निकाय के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्थापना की गई। 14 दिसंबर वर्ष 1995 में पेरिस में डेटन संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि बोस्निया, सर्बिया और क्रोएशिया के नेताओं के बीच हुई। इस संधि से 3.5 साल से जारी बाल्कन युद्ध को समाप्त किया गया। इस समझौते के तहत बोस्निया को एक राज्य बनाए रखा गया था, लेकिन इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। मुस्लिम और क्रोएशियाई आबादी वाला पहला हिस्सा देश के 51% भूभाग का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि सर्ब गणराज्य के पास बाकी का 49% भूभाग का अधिकार क्षेत्र था। हाँ, ऐसे ही हो। तो आज के दिन से जुड़ा इतिहास हमने जाना और अब बात करते हैं सेहत की। और आज खास तौर से प्रतिबिंब हम बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से विकास और टेक्नोलॉजी है वो इस बदलते दौर की कहीं ना कहीं ज़रूरत भी है, और इसमें जो मोबाइल है वो हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन गया। ठीक बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक पल के लिए भी कोई इससे खुद से दूर नहीं करना चाहता। इसी का नतीजा ये भी है कि माता पिता की देखा देखी आज छोटे छोटे बच्चे भी इसके आदी हो गए हैं। बिल्कुल। और जो कोविड का समय रहा है प्रतिबिंब, उसमें ज़रूरत भी बन गई कि आप मोबाइल लैपटॉप जो हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को दें, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है वो इसी के जरिए हो रही है, तो एक मजबूरी भी बनी। लेकिन क्या हुआ इसकी वजह से ये बच्चे जो हैं वो इसके आदी हो गए? क्या आप जानते हैं कि लाड प्यार या फिर बिजी लाइफ की वजह से भी एक तरह से हम देखें तो जिस टेक्नोलॉजी या उपकरण या गैजेट की हम बात कर रहे हैं वो हमारे बच्चों की जिंदगी में दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन ये इन्हें काफी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो कैसे मोबाइल के एडिक्शन से बच्चों को बचाएं, आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। आज मैं बात कर रही हूँ आपके साथ बच्चे और सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में। अगर आपके बच्चे सारा टाइम मोबाइल पे हैं, बार बार मोबाइल की नोटिफिकेशंस पे देख रहे हैं, उनका कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो सिर झुका के सिर्फ फ़ोन देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी वो फ़ोन पे हैं, जब आप उनसे कोई भी बात करें, वार्तालाप करें, वो या गेम खेल रहे होते हैं या किसी तरह का म्यूज़िक सुन रहे होते हैं या कोई ना कोई अपना प्रोग्राम देख रहे होते हैं। जब से हमारा पैंडेमिक शुरू हुआ है और ये ऑनलाइन लर्निंग शुरू हो गई है घरों से, बच्चे और भी मोबाइल को देखने लग गए हैं। देखिए, हमें इसके लिए एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सचमुच मोबाइल से अपना सिर ही नहीं हटा रहे। सारा टाइम वो सिर झुका के मोबाइल ही देखते रहते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि आसपास उनके कौन है या क्या हो रहा है। एक तो फिज़िकल प्रॉब्लम बहुत आ जाएंगी, नेक पेन इशू शुरू हो जाएंगे, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, और एक बच्चों का पॉइस्चर, जो इस टाइम बड़े हो रहे हैं बच्चे, एक पॉइस्चर ठीक होना चाहिए, वो भी एक झुका झुका पॉइस्चर हो जाएगा, तो वो भी एक हेल्दी चीज़ नहीं है। ऊपर से बच्चों के साथ सारा टाइम अगर हम सिर्फ स्क्रीन से ही नॉलेज दें तो बच्चों को क्या समझ में आएगा कि फैक्चुअल चीज़ें क्या हो रही हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें क्या हो रही हैं। तो देखिए, मैं मानती हूँ कि थोड़ी मजबूरी है कि हमें बच्चों को फ़ोन देना पड़ रहा है क्योंकि एक पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, मगर उसको कैसे कम करें कि उसका ये भी ज़रूरी है कि आप भी कम मोबाइल इस्तेमाल करिए। मोबाइल इस्तेमाल करना जैसे हंसी इन्फेक्शस होती है ना, कि कोई हंसता है तो सबको हंसी आ जाती है। अगर बच्चा बैठा भी हुआ है और मगर वो देखता है उसके माँ बाप बार बार फ़ोन उठा के देख रहे हैं, तो उसका भी दिल करता है कि वो फ़ोन उठा के देखे, उसे लगता है यही चीज़ ठीक है। तो आप भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना कम करिए, बल्कि जो ऑफ मोबाइल गेम्स हैं उनको खेलिए। क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, गेम्स खेल रहा है, म्यूज़िक सुन रहा है, आप रेडियो चलाइए, टेलीविज़न पे सुनिए म्यूज़िक, या आप कोई बोर्ड गेम्स खेलिए, कोई कॉमिक स्ट्रिप्स बनाइए, कोई मतलब आर्ट क्राफ्ट पेंटिंग कर लीजिए, कुछ इन्वायरमेंट में
पॉटिंग प्लांटिंग कर लीजिए। आप ये टाइम ज़रूर रखिए 2 से 3 घंटे रोज़, जहाँ पे बच्चा मोबाइल पे नहीं है बल्कि कुछ ऑफ मोबाइल सीख रहा है। और जब उसको पता चल जाएगा कि वो कुछ कर सकता है ऑफ मोबाइल तो खुद भी करेगा। तो ज़रूरी है कि हम ऑफ मोबाइल चीज़ें करें जिससे बच्चों को भी पता चले कि और ऐसी चीज़ें हैं। इसके लिए हमें पहले अपने अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। प्रीति, आपने कहा कि पढ़ाई भी आजकल ऑनलाइन हो गई है तो गैजेट्स का इस्तेमाल ज़रूरी हो गया है, लेकिन हमने देखा कि माँ बाप अपनी जान बचाने के लिए भी बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं कि वो मोबाइल में कुछ ना कुछ देखता रहता है और वो अपने कामों में व्यस्त हैं। कहीं ना कहीं बच्चों पर ध्यान देना, क्योंकि सेहत से जुड़ा हुआ सीधे तौर पर मामला है। जो रेजेज निकलती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल, और जैसा एक्सपर्ट ने भी बताया कि हम सिर्फ डांट कर बच्चों को दूर नहीं कर सकते कि अब आप स्क्रीन छोड़िए, अब आप मोबाइल छोड़िए और वो समझ जाएंगे। जैसा हम व्यवहार करेंगे, जितना स्क्रीन टाइम हम दे रहे हैं, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चा वो देख रहा है। तो और सबसे बड़ी बात है कि विशेषज्ञ ये कहते रहे हैं, बड़े लोग, कि आप जो कहते हैं वो बच्चा नहीं करता, जो आप करते हैं वो बच्चा फॉलो करता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा अगर खुद पर भी हम ध्यान दें तो धीरे धीरे ही सही बच्चों को अगर एडिक्शन हो गया है तो ये छुड़ाया जा सकता है। एक्सपर्ट ने जो सलाह दी है उन पर जरूर ध्यान दीजिए। और आइए अब एक नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद 10 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम संसद में आज सुबह 11 बजे से आप देख सकते हैं संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। रात 8 बजे आज की खबर। 8:30 बजे देखिए समसामयिक विषयों पर चर्चा पर आधारित कार्यक्रम मुद्दा आपका। 9 बजे डिप्लोमेटिक डिस्पैच। 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। और रात 10 बजे हाउस हाइलाइट्स। 10:30 बजे आप देख सकते हैं संसद के दिन भर की कार्रवाई पर हिंदी बुलेटिन सदन दिन भर। रात 11 बजे क्वेश्चन आवर लोकसभा। और रात 12 बजे क्वेश्चन आवर राज्यसभा से जुड़ा हुआ। और इसी के साथ फिलहाल इजाजत लेने का वक्त आ गया है प्रतिबिंब, तो मुझे और प्रतिबिंब को इजाजत दीजिए। कल 8 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। I appeal to all of you.